हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी केमिस्ट्री लेक्चरर है। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 11th 12th एंड नीट के लिए, इन सभी एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। वो टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है? परमाणु संरचना। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केलेटन दिए थे। किसके लिए? एटॉमिक संरचना के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, परमाणु संरचना के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अपने ब्रेन में क्वेश्चन आना चाहिए कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? अपन एटम किसको बोलेंगे? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए थे। सर्वप्रथम डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बताया था। सर्वप्रथम डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बताया। डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बताया। डाल्टन के अनुसार एटम्स की क्या परिभाषा होती है? डाल्टन के अनुसार एटम्स की क्या परिभाषा होती है? डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये किसके अकॉर्डिंग परिभाषा है? डाल्टन नामक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग परिभाषा है। डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में डाल्टन में क्या हो गई थी? डाल्टन ने परमाणु के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके बारे में कुछ मॉडल दिए गए थे। उन मॉडल्स को क्या गया था? क्लासिफाइड किया गया था। डाल्टन के अनुसार इसे अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था, इसे अच्छे से मॉडिफाइड नहीं किया था। फिर इनमें कुछ अलग कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ क्या दिए थे? मॉडल्स दिए थे। मैं बात करूं एटॉमिक मॉडल की,
डोल्टन में कुछ कमियां रह गई थी, फिर कुछ मॉडल्स आए, उन मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो एटम है इसको डिसाइड किया गया था टू टाइप्स में, एटॉमिक मॉडल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न मॉडल क्लासिफिकेशन। मैं बोल दूं एक तो क्लासिकल मॉडल, चीर सम्मत मॉडल, क्या बोल दूं मैं, क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल सेकंड है, क्लासिकल को क्या बोलते हैं, चीर सम्मत मॉडल। सेकंड है आधुनिक मॉडल, आधुनिक मॉडल को क्या बोलते हैं, मॉडर्न मॉडल। क्लासिकल मॉडल और मॉडर्न मॉडल, क्लासिकल मॉडल को बोलते हैं चीर सम्मत मॉडल, चीर सम्मत मॉडल। मॉडर्न मॉडल को क्या बोलते हैं, आधुनिक मॉडल। आधुनिक मॉडल। चीर सम्मत मॉडल में कौन कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे एटॉमिक मॉडल मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फर्स्ट है थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसमें फर्स्ट है थॉमसन का परमाणु मॉडल। सेकंड है इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सेकंड है इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थर्ड है इसमें बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। फोर्थ है इसमें सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, फोर्थ है इसमें सोमरफील्ड, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। क्लासिकल मॉडल में चीर सम्मत मॉडल में 4 साइंटिस्टों ने काम किया। फर्स्ट थॉमसन का परमाणु मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थर्ड बोर का परमाणु मॉडल, फोर्थ है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन मॉडल में जो कमियां रह गई थी उनको किसने मॉडिफाइड किया था, रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड में जो कमियां रह गई थी उसको बोर ने किया था, और बोर में जो कमियां रह गई थी उसको सोमरफील्ड ने क्या किया था, इसको इनकी कमियों को दूर किया था। इन चारों में जो कमियां रही थी, किन में, सॉरी, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर एंड सोमरफील्ड, इन चारों में जो कमियां रही थी, इन चारों में जो कमियां रही थी उन कमियों को कौन दूर करता है, मॉडर्न मॉडल। इन कमियों को कौन दूर करेगा, मॉडर्न मॉडल। मॉडल में अपन क्या देखेंगे, क्वांटम या तरंग यांत्रिकी, क्वांटम मॉडल, या मैं इसको बोल दूं तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मॉडल या वेव मैकेनिक्स, इन चारों में जो कमियां रही थी उनको मॉडर्न मॉडल कंप्लीट करता है। मॉडर्न मॉडल में अपन क्या पढ़ेंगे, क्वांटम या तरंग यांत्रिकी, क्वांटम या तरंग यांत्रिकी। अब इन सभी मॉडल को 1 बाय 1 करके इनको देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, सेकंड अपन देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थर्ड अपन देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल, फोर्थ अपन देखेंगे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। इन चारों में जो कमियां रही थी उनको आधुनिक मॉडल, मॉडर्न मॉडल इनकी कमियों को क्या करता है, दूर करता है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल।
थॉमसन का परमाणु मॉडल में क्या बताया गया था? फर्स्ट अपना थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है? थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है? इसको एक नाम, थॉमसन के परमाणु मॉडल क्या होता है, इसको एक नाम और दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। उसको क्या नाम दिया गया है? सेकंड, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल को क्या नाम दिया गया है? प्लम पुडिंग मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल नाम क्यों दिया गया है? ये एक प्रकार का क्या है? क्रस्टेशियन है। ये एक प्रकार का क्या है? खाद्य पदार्थ है। ये एक प्रकार का क्या है? खाद्य पदार्थ है। ये एक प्रकार का क्रस्टेशियन है। एक प्रकार का क्या है? क्रस्टेशियन है। एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। मैं इसको बोल दूं एक प्रकार का क्रस्टेशियन है, या मैं बोल दूं एक प्रकार का क्या है? खाद्य पदार्थ है। प्लम पुडिंग मॉडल एक प्रकार का क्या है? खाद्य पदार्थ है। प्लम पुडिंग मॉडल एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ कैसे है, इसको समझते हैं। ये क्या है? कैविटी है। ये पूरी तरह से घिरी हुई है। ये एक प्रकार की कैविटी है। ये पूरी तरह से घिरी हुई है। किससे? खाद्य पदार्थ से। ये पूरी तरह से घिरी हुई है। इस खाद्य पदार्थ की टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ क्या काम में लिए गए हैं? सीड्स काम में लिए गए हैं। ये कैविटी पूरी तरह से घिरी हुई है। खाद्य पदार्थ की टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीड्स काम में लिए गए हैं। इनमें कुछ सीड्स काम में लिए गए हैं। ये क्या है? सीड्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ सीड्स काम में लिए गए हैं। ये क्या है? सीड, बीज। इनमें कुछ इस खाद्य पदार्थ की टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीड्स काम में लिए गए हैं। इन सीड्स को अपन क्या बोलते हैं? इन सीड्स को अपन बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इन सीड्स को अपन क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इन सीड्स को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग। इसी के बेसिस पे प्लम पुडिंग, मैं बोल दूं ये कैविटी पूरी तरह से घिरी हुई है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीड्स काम में लिए गए हैं। इन सीड्स को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग। ये एक प्रकार का क्या है? क्रस्टेशियन, मतलब एक प्रकार का क्या है? खाद्य पदार्थ है। प्लम पुडिंग को काम में लेके अपन क्या काम में लेंगे? प्लम पुडिंग को काम में लेके अपन परमाणु की स्ट्रक्चर को देखेंगे, परमाणु की संरचना को देखेंगे, परमाणु को देखेंगे। प्लम पुडिंग को काम में लेके अपन किसको देखेंगे? परमाणु को देखेंगे, एटम को देखेंगे। इसमें ध्यान से देखना, इसमें भी ये कैविटी क्या है? पूरी तरह से घिरी हुई है। ये कैविटी क्या है? पूरी तरह से घिरी हुई है।
घिरा हुआ पार्ट है वो क्या कहला रहा है, इसमें धनावेश कहला रहा है। उसमें घिरा हुआ पार्ट क्या था, खाद्य पदार्थ था। इसका कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, सीड लाइक स्ट्रक्चर से। इसमें जो घिरा हुआ जो पार्ट है, कैविटी का जो घिरा हुआ पार्ट है वो क्या कहला रहा है, धनावेश कहला रहा है। धनावेश, घिरा हुआ पार्ट क्या कहला रहा है, धनावेश कहला रहा है। और इसमें कैविटी का जो कैविटी को पूरा कर रहा है वो क्या कहला रहा है, धनावेश कहला रहा है। और इसमें जो घिरे हुए जो पार्ट थे, घिरे हुए पार्ट थे वो क्या कहला रहे थे, सीड्स कहला रहे थे। और इसमें जो घिरे हुए पार्ट है वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। घिरे हुए पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जो धसा हुआ पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। धसा हुआ पार्ट क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रॉन। और उसमें क्या था, सीड थे, सीड लाइक स्ट्रक्चर थी। इसमें धसा हुआ पार्ट क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रॉन कहला रहा। तो प्लम पुडिंग मॉडल से अपन ने क्या देखा है, एटम की, किसी एटम की स्ट्रक्चर को देखा है, किसी परमाणु की स्ट्रक्चर को देखा है। ये क्या कहला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। मैं बोल दूं, जो कैविटी का जो घिरा हुआ पार्ट है, कैविटी को जो पूरा करेगा वो धनावेश कहलाएगा। और कैविटी में जो घिरा हुआ पार्ट है, जो धसा हुआ पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसकी कंपेयर प्लम पुडिंग मॉडल से कर रहे हैं। प्लम पुडिंग मॉडल में ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ के अंदर जो टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या काम में लिए जा रहे हैं, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर को काम में लिया जा रहा है, जिसे क्या बोल रहे हैं, प्लम पुडिंग बोल रहे हैं। और इसमें जो घिरा हुआ जो कैविटी को कौन पूरा कर रहा है, धनावेश पूरा कर रहा है। और इसमें जो घिरा हुआ जो पार्ट है, जो धसा हुआ जो पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन कहला रहा है। ये क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इधर प्लम पुडिंग कहलाता है। तो अपन प्लम पुडिंग खाद्य पदार्थ, कर्षण खाद्य पदार्थ से एक एटम की क्या देखी है, स्ट्रक्चर देखी है। ये क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इस थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को कौन दूर करता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन कमियों को कौन दूर कर रहा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो इसको क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा। सेकेंड अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, उनको कौन दूर करेगा, सेकेंड रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सेकेंड है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा स्केटिंग मॉडल्स के आधार पे परमाणु की संरचना को बताया था। रदरफोर्ड ने अल्फा स्केटिंग मॉडल्स के आधार पे परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। अल्फा स्केटिंग, अल्फा स्केटिंग मॉडल। अल्फा स्केटिंग मॉडल्स के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। ये अल्फा स्केटिंग मॉडल होता क्या है, ये होता है इसने अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, जो क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण का इन्होंने क्या करवाई, बौछार करवाई। मैं से बोल दूं, अल्फा पार्टिकल की इसने बम्बार्डमेंट करवाई।
अल्फा पार्टिकल किसने बौछार करवाई? किस पे? सोने की परत पे। ओरम मतलब होता है सोने की परत पे अल्फा पार्टिकल किसने क्या करवाई? बम्बार्डमेंट करवाई। ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, 2nd नंबर पे हीलियम होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो 2 हीलियम 4 को अपन क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। इसने अल्फा पार्टिकल की क्या करवाई? बौछार करवाई। किस पे? सोने की परत पे। मैं बोल दूं सोने की पन्नी पे या सोने की परत पे क्या करवाई? बौछार करवाई। किसकी? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाया, या मैं बोल दूं अल्फा पार्टिकल का बौछार करवाया। तो ध्यान से देखना, ये क्या है? सोने की परत। मैं बोल दूं सोने की क्या है? ये परत है। सोने की क्या है? परत है। सोने की क्या है? पन्नी है। इस पे किसका बौछार करवाया इसने? अल्फा पार्टिकल का, अल्फा कण का बौछार करवाया। ये इधर क्या है? अल्फा कण है। ये क्या है? अल्फा कण। ये सारे क्या हैं? ये भी क्या है? अल्फा कण है। इधर भी अल्फा कण। अल्फा कण। ये भी क्या है? अल्फा कण। ये भी क्या है? अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण की इसने क्या करवाई? बौछार करवाई। किसके ऊपर? सोने की परत पे। सोने की परत पे इसने अल्फा कण की क्या करवाई? बौछार करवाई। ये अल्फा पार्टिकल हैं। ये जो अल्फा कण है इस सोने की पन्नी पर पे क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। इस सोने की पन्नी पे क्या कर रहे हैं? सोने की पन्नी पे क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल हैं इस सोने की परत से क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल हैं इस सोने की परत से क्या आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं। कुछ अल्फा कण इस सोने की परत से, इस सोने की पन्नी से क्या आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं। मान लो यहाँ पे 20 लाख क्या थे? कण थे। 20 लाख यहाँ पे कोई कण थे, उसमें से एक कण का वापिस आ गया तो यहाँ पे कोई 20,000 कण थे, उनमें से एक कण वापिस आ गया तो 1/20,000 1/20,000 कण, एक कण वापिस आ गया। कुछ कण, एक कण वापिस आ गया। अधिकांश कण क्या हो गए? इस सोने की परत से बाहर चले गए। इस सोने की परत से बाहर चले गए। जो कण बाहर जाएंगे, जिस परत पे जाएंगे, वो परत किसकी बनी होती है? जिंक सल्फाइड की बनी होती है। वो परत किसकी बनी होती है? जिंक सल्फाइड की।
जिस परत से वो टकराएंगे वो परत किसकी होती है? जिंक सल्फाइड की। मैं बोल दूं यहाँ पे सोर्स के रूप में किसे काम में लिया गया है? जिंक सल्फाइड को काम में लिया गया है। ये परत किसकी है? जिंक सल्फाइड की, ZnS की, जिंक सल्फाइड की। ये पन्नी यहाँ पे किसके काम में ली गई थी? ओरम सोने की परत को यहाँ पे काम में लिया गया था। इस परत सोने की पन्नी से टकरा के बाहर चले जाते हैं और जिस परत से टकराएंगे वो परत किसकी बनी होती है? जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ZnS की बनी होती है, जिंक सल्फाइड की बनी होती है, ZnS की बनी होती है। तो इस पन्नी से टकराकर ZnS की परत पे चले जाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये टकराकर इस ZnS है, यहाँ पे क्या है? सोर्स के रूप में काम में लिया गया। मैं बोल दूँ इसको सोर्स के रूप में यहाँ पे क्या काम में लिया गया है। ZnS जिस पन्नी से टकराएंगे वो पन्नी किसकी बनी होगी? ZnS की, जिंक सल्फाइड्स की। ये पन्नी किसकी बनी है? ZnS की। ये क्या था? रदरफोर्ड का मॉडल था। फिर से समझा रही हूँ एक बार। अल्फा स्केटिंग मॉडल्स के आधार पे रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। इसने अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया था? अल्फा पार्टिकल्स की इसने बौछार की थी। अल्फा पार्टिकल्स का इसने क्या किया था? बम्बार्डमेंट किया था। अल्फा पार्टिकल्स का यहाँ पे बम्बार्डमेंट किया तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करने से ये सोने की परत पे टकरा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं और अधिकांश अल्फा पार्टिकल जिस पन्नी से टकराएंगे वो पन्नी किसकी है? ZnS की, और ZnS की पन्नी पे चले जाएंगे। तो इस अल्फा पार्टिकल का अधिकांश पार्ट है वो किस पे जा रहा है? ZnS पे। और उनमें से ओनली वन कण यहाँ मतलब छोटा से छोटा कण है वो क्या है? इस पन्नी से वापिस आ रहा है। अधिकांश तो इसमें जा रहा है और कुछ कण है वो वापिस आ रहे हैं 1/20,000। मतलब एक कण वापिस आ रहा है तो 1/20,000 कण थे, उनमें से एक कण क्या आ गया? वापिस आ गया। एक कण क्या आ गया? वापिस आ गया। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड में इसने ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकाला? ओवरऑल निष्कर्ष ये निकाला, परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या होता है? रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और परमाणु का संपूर्ण धनावेश एंड अधिकांश जो द्रव्यमान है वो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर उपग्रह लगाते हैं। ये निष्कर्ष किसने निकाला था? रदरफोर्ड ने निकाला था। तो रदरफोर्ड ने कुछ ओवरऑल इनसे निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या थे? परमाणु का अधिकांश भाग है वो रिक्त होता है और परमाणु का धनावेश एंड उनका जो अधिकांश जो द्रव्यमान है वो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या है? रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या हैं? इसने क्या क्या निष्कर्ष निकाले? किसने? रदरफोर्ड ने। फर्स्ट निष्कर्ष ने निकाला था परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या होता है? रिक्त होता है।
फर्स्ट इसने निष्कर्ष निकाला था परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसने फर्स्ट निष्कर्ष निकाला था। सेकंड इसने निष्कर्ष निकाला था परमाणु का संपूर्ण धनावेश एंड अधिकांश द्रव्यमान है वो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है। परमाणु का सेकंड निष्कर्ष इसने निकाला था परमाणु का संपूर्ण धनावेश व अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के सेंटर में स्थित होता है। परमाणु के सेंटर में स्थित होता है। परमाणु के सेंटर में स्थित होता है जिसे क्या कहा गया है, जिसे न्यूक्लियस कहा गया है। जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, अब नाभिक की खोज किसने की, तो अपन यहाँ पे किस में पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अब थर्ड इसमें जो निष्कर्ष है वो क्या था, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर उपग्रह लगाते हैं। थर्ड इसने निष्कर्ष क्या निकाला, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर उपग्रह लगाते हैं। मैं से बोल दूं, ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, उपग्रह लगाते हैं। ये क्या है, ग्रह है। ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, उपग्रह लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर कौन लगाते हैं, उपग्रह लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर कौन लगा रहे हैं, उपग्रह लगा रहे हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर कौन लगा रहे हैं, उपग्रह लगा रहे हैं। ग्रह के चारों ओर उपग्रह लगा रहे हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर उपग्रह लगाते हैं। इसने ये थर्ड निष्कर्ष निकाला था। इसने 3 निष्कर्ष निकाले थे। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश व अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के सेंटर में स्थित होता है जिसे क्या कहा गया है, नाभिक कहा गया है, जिसे न्यूक्लियस कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, न्यूक्लियस कहा गया है। अब अपन ऐसे ही अपन क्या लेते हैं, नाभिक स्टार्ट करते हैं। जिस मॉडल में जो नाम आएंगे उनके सबको साथ में लेके चलेंगे और उनके क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे। तो अपन क्या पढ़ा, परमाणु का अधिकांश परमाणु का संपूर्ण धनावेश व अधिकांश भाग रिक्त होता है जो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है जिसे क्या कहा गया है, नाभिक कहा गया है। अब मैं बात करूं न्यूक्लियस की, किसकी, नाभिक की। न्यूक्लियस की, नाभिक की। तो
नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज है वो किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ा अपन ने। तो इसमें फर्स्ट अपन बोल सकते हैं नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की। किसके आधार पे की? अल्फा पार्टिकल्स के आधार पे की। अल्फा पार्टिकल्स के आधार पे। अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया इसने? बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल्स का क्या करवाया? बम्बार्डमेंट करवाया। ऐसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो नाभिक की जो त्रिज्या है, न्यूक्लियस की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु का आकार क्या होता है, इसके बेसिस पे अपन क्या लेते हैं? क्वेश्चन लेते हैं। नाभिक का त्रिज्या या नाभिक के आकार या त्रिज्या की कोटि क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के, मैं बोल दूं आकार या मैं बोल दूं त्रिज्या। त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस। त्रिज्या की कोटि, त्रिज्या की कोटि, त्रिज्या की कोटि क्या होती है? तो नाभिक के आकार या मैं बोलती हूँ त्रिज्या मतलब रेडियस की कोटि क्या होती है? 10 की पावर 1 फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होती है। नाभिक के आकार की त्रिज्या की कोटि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होती है। इस मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगी? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ऐसे में परमाणु का आकार की कोटि याद करूं। सेकंड, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार की कोटि, परमाणु का आकार की कोटि याद करूं तो परमाणु के आकार की कोटि क्या होगी? 10 की पावर, ये क्या फर्मी है तो 10 की पावर -10 मीटर होगी। 10 की पावर -10 क्या होगी? मीटर होगी। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूं? ये क्या मीटर में है, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये भी किस में कन्वर्ट होगी? सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगी? सेंटीमीटर में। ये क्या है? सेंटीमीटर। तो मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को अपन किस में किया? सेंटीमीटर में। तो -8, 10 की घात -8 हो जाएंगे, मतलब 100 से 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मैं बात करूं इसमें ये पावर ज़्यादा है या ये पावर ज़्यादा है? इन दोनों में कौन सी पावर ज़्यादा है? 10 की पावर -8 सेंटीमीटर ज़्यादा है या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर ज़्यादा है? तो पावर के आगे कभी भी क्या लगाओ? माइनस लगाओ। पावर के आगे कभी भी क्या लगाओ? माइनस लगाओ। माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी, अब ब्रेन में तो क्वेश्चन आता है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर ज़्यादा है और 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कम है, क्योंकि यहाँ पे अपने को 13 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अपने को 8 नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सी है? इन दोनों में 10 की पावर -8 सेंटीमीटर ज़्यादा है कंपेयर टू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर से। क्यों? पावर के आगे माइनस लगा होता है और वो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर बड़ी है किससे? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर से। ऐसे ही अपन नाभिक का आयतन ज्ञात करें और परमाणु का आयतन ज्ञात करें। नाभिक का आयतन और परमाणु का आयतन ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे करूँ नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन
पहले अपन देखें नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अपन नाभिक का देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे? एन न्यूक्लियस ले लेंगे। 4/3 पाई r क्यूब। अपन 4/3 को तो ऐसे कैसे रहेंगे? अपना जो मीन्स क्या है यहाँ पे वो देख रहे हैं। r मैंने बताया था जो नाभिक की जो त्रिज्या की कोटि होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10⁻⁻15 मीटर। इसको अभी यहाँ पे किस में ले रहे हैं? मीटर में ले रहे हैं। किसकी पावर 3? तो 4/3 पाई 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? -45 मीटर हो जाएंगी। 45 क्या हो जाएंगी? मीटर हो जाएंगी। ये भी यहाँ पे क्या है? मीटर में है। ऐसे ही नाभिक का आयतन देखा, ऐसे अपन किसका देखेंगे? परमाणु का आयतन देखेंगे। यहाँ पे इसको सोल्व नहीं किया है, आप सोल्व कर लेना। मैंने जो मीन्स था इसका वो यहाँ पे बता दिया है। अब अपन देखेंगे परमाणु का आयतन। परमाणु का आयतन क्या होता है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, परमाणु ले रहे हैं तो एटम आ जाएगा यहाँ पे ए, 4/3 यहाँ पे ए आ जाएगा। इसकी पावर कितनी है? 3 है। इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 पाई, ये वैल्यू आप पाई का मान 22/7 रख के देख लेना। आर एटम्स की मैंने क्या बताया था? कोटि कितनी बताई थी? 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर की पावर 3 हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 13 मीटर हो जाएगी। 10 की पावर यहाँ 13 मीटर। 4/पाई, पाई का मान यहाँ पे रख के आप सोल्व कर लेना। मेरा मीन्स था यहाँ पे इसकी जो पावर है वो क्यूब हो जाती है, तो 10⁻⁻13 मीटर हो जाएगी। अब ऐसे अपन देखें परमाणु का, नाभिक का आयतन और परमाणु का आयतन का रेशियो क्या होगा? नाभिक का आयतन और परमाणु के आयतन का रेशियो क्या होगा? तो मैं फर्स्ट लिख दूं नाभिक का आयतन अपॉन परमाणु का आयतन। इसका अपन रेशियो देखें तो फर्स्ट देखें नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन और से अब डिवाइडेड बाई परमाणु का आयतन, डिवाइडेड बाई परमाणु का आयतन। नाभिक का आयतन डिवाइडेड बाई परमाणु का आयतन। नाभिक का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर, नाभिक है तो ए की पावर 3 अपॉन 4/3 पाई आर। परमाणु का ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो क्या आएगा? एन न्यूक्लियस नाभिक का, यहाँ पे परमाणु का ए, इसकी पावर 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर एन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की पावर 3, यहाँ पे क्या है? आर ए की पावर 3। इसकी पावर कितनी थी? 10⁻⁻15 थी। तो 10⁻⁻15 मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब। 10⁻⁻15 मीटर थी डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 मीटर की पावर क्यूब। मीटर की पावर कितनी थी? क्यूब थी। तो इसको मैंने यहाँ सोल्व किया है। 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 10 की पावर, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएंगी? 10⁻⁻45 मीटर
अपॉन 10⁻30 मीटर। तो क्या क्या बचेगा, 10⁻15 मीटर। 10 की पावर कितना बचेगा, ये 45 हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। 45 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10⁻15 मीटर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻15 पॉजिटिव में मीटर लिख सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। 10⁻15 मीटर भी सही है और 1/10⁻+15 मीटर भी सही है। ये दोनों क्या करेक्ट हैं। अपन इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपन ने किसका देखा है, नाभिक का आयतन अपन परमाणु आयतन का क्या देखा है, रेशियो देखा है। ऐसे अपन न्यूक्लियस की किसकी बात करें, त्रिज्या की बात करें। न्यूक्लियस की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। न्यूक्लियस की जो त्रिज्या है, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। न्यूक्लियस की जो त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या पे क्या करती है, निर्भर करती है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पे क्या करती है, निर्भर करती है। नाभिक की त्रिज्या को मैं किससे लिखूं, Rn से, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की जो त्रिज्या है वो किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान संख्या पे। द्रव्यमान संख्या को मैंने यहाँ से ए से डिनोटेट किया अपॉन 1/3। ये अपन ने किसकी निकाली है, नाभिक की त्रिज्या निकाली है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या है वो किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान संख्या पे निर्भर करती है। Rn रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इस ये क्या है, एक क्या है, द्रव्यमान संख्या है। मैं यहाँ पे एक की बात करूं तो ए यहाँ पे है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, इसमें समानुपाती के चिन्ह को मैं उठाऊं, यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट काम में लिया गया है, Rn रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू R0 A 1/3। 1/3 R0 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। R0 क्या है, कांस्टेंट है। R0 यहाँ पे कांस्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, नाभिक की त्रिज्या दी जाती है, द्रव्यमान संख्या पूछ लेता है। द्रव्यमान संख्या दी होती है, नाभिक की त्रिज्या पूछ लेता है। द्रव्यमान संख्या दी होती है, नाभिक की त्रिज्या पूछ लेता है। तो अपन R0 का मान अपने को याद होगा तो अपन इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चाहे कोई सा, चाहे नाभिक की त्रिज्या पूछे, चाहे द्रव्यमान संख्या पूछे, कुछ भी पूछो, इन दोनों में तो एक चीज़ तो दी हुई होगी, अगले वाला एक चीज़ अपने से पूछेगा। R0 है, R0 का मान कितना होता है, R0 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, R0 इज इक्वल टू 4/3 पाई 10⁻⁻15 क्या होता है, मीटर होता है। 10 की पावर माइनस क्या होता है, 15 मीटर होता है। R0 यहाँ पे पाई नहीं है, क्या पाई तो आयतन में आता है। R0 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस क्या होता है, 15। 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। अब मैं 4/3 को मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/33 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर आ जाएगा। अब इस मीटर को मैं किस में लिखूं, सेंटीमीटर में लिखूं। इस मीटर को किस में लिखे, सेंटीमीटर में लिखे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1/33 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको भी मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो 4/3 इंटू
10 की पावर 13 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको 4/3 का मान यहाँ पे मैंने 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 1/33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इस 15 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में किया तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया। आगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ एक ही हैं, कैसे भी इनको अलग अलग तरीके से लिखा गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, 4/3 को अपन डिवाइड करके 1/3.3 लिख सकते हैं। तो ये और ये तो क्या है, एक ही है, ध्यान से देखना। 1/33 इस मीटर को तो यहाँ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इस मीटर को तो यहाँ सेंटीमीटर में लिखा, ये एक ही बात है। अब मीटर को अपन सेंटीमीटर, क्वेश्चन एग्जाम में कभी को मीटर वाला दे देता है, सेंटीमीटर वाला दे देता है। अपन क्वेश्चन को पहले मीटर में लिख लेना चाहिए और फिर उसको सेंटीमीटर में क्या कर देना चाहिए, कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 10 की पावर माइनस इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी क्या R0 की क्या है, वैल्यू है, इसकी क्या है, ये वैल्यू है। ध्यान से देखना, R0 की ये मैंने वैल्यू बताई है 4/3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इस 15 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, सेंटीमीटर में। 4/3 का मान रख दिया मैंने 1/33। ये क्या अपने नाभिक के जो क्वेश्चन थे, न्यूक्लियस के जो क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। और भी क्वेश्चन अपन देख सकते हैं इसमें। अपन फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, थॉमसन का। पहले अपन ने डाल्टन के अनुसार परिभाषा क्या पढ़ी थी, डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन के अनुसार परिभाषा देखी। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें कुछ मॉडल्स दिए गए थे, क्लासिफिकेशन और मॉडर्न मॉडल, चिर सम्मत और आधुनिक मॉडल। चिर सम्मत मॉडल में अपन ने क्या पढ़ा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ निष्कर्ष दिए हुए थे, उन निष्कर्ष को अपन ने देख लिया। 3 निष्कर्ष थे, उनमें क्या था, जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका अधिकांश द्रव्यमान है वो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, उसे न्यूक्लियस कहा गया है। उस न्यूक्लियस के बारे में भी अपन ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए। अपन थर्ड अपन पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। फोर्थ अपन पढ़ेंगे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। उसके इनमें जो कमियां रहेगी वो कौन दूर करेगा, आधुनिक मॉडल इन कमियों को क्या करेगा, दूर करेगा। प्लीज़ अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी ही मिलेंगे। प्लीज़ इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।